हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है जहांगीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त 1569 को। इसका पहला विवाह अंबर यानी जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ। खुसरो मानबाई की संतान था। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था और शहजादा खुरम इसी का पुत्र था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राजाभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को ऊंच पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोक हितकारी आदेश दिए। 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। याद रखिएगा, 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। 2 अस्पा का मतलब था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सी अस्पा का मतलब था इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। कब हुई और किनके बीच हुई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य, ठीक है। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ यानी दुर्ग की किलाबंदी न करने के शर्तों के साथ समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया और इस गुट के प्रमुख सदस्य थे। याद रखिएगा, जुनता दल के जो सदस्य थे, तो पहला नाम आता है किनका? एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग का। ये नूरजहां के पिता थे। अस्मत बेगम ये नूरजहां की मां थी और आसफ खान ये नूरजहां का भाई था। और शहजादा खुरम बाद में जो शाहजहां बना, ये भी शामिल था। इस गुट का प्रभाव जो है 1927 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो याद रखिएगा, नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है 1611 से 1622 ईस्वी तक और दूसरा भाग है 1622 से 1627 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुरम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुरम इस गुट से अलग हो गया था। याद रखिएगा, देखिए विलियम हॉकिंस, नाम याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस। इनका जो समय है 1608 से 1611 ईस्वी है। जहांगीर के दरबार में भेजे जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस किनके समय में आया था, यानी किसके दरबार में उपस्थित हुआ था। और जहांगीर ने हॉकिंस को क्या किया? इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया के एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। तो इंग्लिश खां की उपाधि किसको दिया गया और किनके द्वारा दिया गया, इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए, जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे जो शिष्टमंडल का नेतृत्व करता था वो सर थॉमस रो था। याद रखिएगा, इसका भी नाम। जहांगीर के समय में कौन कौन आए थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक आया था विलियम हॉकिंस और दूसरे जो शिष्टमंडल का नेतृत्व करता था वो था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो, इसका समय है 1615 से 1619 ईस्वी। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। तो शाहजहां के समय कौन आया था? पीटर मुंडी। और ये ब्रिटेन का यात्री था। फ्रांसिस्को पेल्सर डच पर्यटक था और ये जहांगीर के समय भारत आया।
इसने अपनी पुस्तक रिमॉन्स्ट्रेटरी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। तो इसके पुस्तक का नाम याद रखिएगा, रिमॉन्स्ट्रेटरी। देखिए, मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तुओं से संबंध होती थी, जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र यानी उस्ताद मंसूर और नादिर उज्जमा यानी अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र और अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पंछी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम क्या रखा? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी ये फारसी भाषा में लिखा गया ये आत्मकथा है, और किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह कर दिया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुरम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और शहादरा, जो कि लाहौर में है, स्थित है। तो याद रखिएगा, बाबर का काबुल में और जहांगीर का लाहौर में जो है मकबरा स्थित है। ये क्रमशः पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। देखिए, एतमाउद्दौला का मकबरा जो है नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई है। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पितृदूरा का प्रयोग सजावट के लिए पहली बार किया गया है। याद रखिएगा, गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है और यह 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा जो है पत्थरों से करवाया गया था। राजा वीर सिंह देव के द्वारा पत्थरों से करवाया गया है इस मंजिल का निर्माण, इस महल का निर्माण। तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न है, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? मैंने बोला था कि इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? आपको मालूम है, सही जवाब होगा जहांगीर, बी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जो है जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दूसरा प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन है, जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। बिल्कुल सत्य है, पहला कथन सत्य है। दूसरा, मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी होते थे। तो देखिए, दूसरा कथन सत्य नहीं है। तीसरा, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, यह भी सही है, ध्यान रखिएगा। और चौथा है, दीवान कार्यालय के द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। चौथा कथन गलत है। पहला और तीसरा सत्य है, यानी सी ऑप्शन। देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष आरंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से 500 तक मनसबदार, 500 से 2500 तक जो है अमीर, और 2.5 यानी 2500 से ऊपर यानी 2500 से ऊपर अमीर ए आजम कहलाते थे। इसके अलावा जात और सवार के दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। मनसबदारों को वेतन नगद और जागीर दोनों ही रूपों में देने की व्यवस्था थी। मनसबदारों की जागीरें स्थानांतरित कर दी जाती थी तथा और ये मृत्यु के बाद ये जागीरें जब्त कर ली मतलब कि जब्त की जा सकती थी। इस प्रकार मनसबदार आनुवांशिक नहीं होते थे। प्रश्न संख्या 3 है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो याद रखिएगा, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी।
इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ यानी दुर्ग के किलाबंदी न करने के शर्तों के साथ समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। 4 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो सही जवाब है हॉकिंस यानी सी ऑप्शन। देखिए विलियम हॉकिंस, इनका जो समय है याद रखिएगा 1608 से 1611 ईस्वी। ये जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजे जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्षों तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान कर दिया और उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया के एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। इससे संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं तो याद रखिएगा थॉमस रो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए सही जवाब जो होना चाहिए ऑप्शन में वो नहीं दिया गया है। सही जवाब है थॉमस रो यानी जो कि ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो ऑप्शन में नहीं है इसलिए स्टार का मार्क किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान के उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस, ठीक है, इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। प्रश्न संख्या 7 है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो आपको मालूम है इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी गई थी जहांगीर के द्वारा? तो विलियम हॉकिंस को, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 8 है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में? किसके शासनकाल में? ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो आपको बताना है सही जवाब है जहांगीर के शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो 1615 ईस्वी में। मैंने बोला था समय याद रखिएगा, सर थॉमस रो का जो समय है 1615 से 1619 ईस्वी और ब्रिटेन की राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में ये 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद और अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? सही जवाब है थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो। 11 नंबर है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? सही जवाब है अजमेर में, बी ऑप्शन। थॉमस रो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। 12 नंबर है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था फ्रांसिस्को पेलसट, यानी ए ऑप्शन। याद रखिएगा, देखिए पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था, ठीक है। निकोलो मनुची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था। फ्रांसिस्को पेलसट ये डच पर्यटक था।
याद रखिएगा, फ्रांसिस्को पेल्सट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक रिमोन्स्ट्रेटरी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। ठीक है। 13 नंबर है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब है क्या है? तो फ्रांसिस्को पेल्सट, यानी बी ऑप्शन। ठीक है। 14 नंबर है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो याद रखिएगा, औरंगजेब और बाबर का। मुगल शासक बाबर और जहांगीर के मकबरे काबुल और शहादरा यानी लाहौर में स्थित है। यह क्रमशः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। 15 नंबर है, सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया? सम्राट जहांगीर को कहां दफन किया गया था? तो लाहौर में। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो सही जवाब होगा जहांगीर का, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर है, मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला किसके राजकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो सही जवाब है जहांगीर के समय में, सी ऑप्शन। देखिए, मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध हुआ करती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग, दौलत, मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः जो है नादिर उल अस्त्र, यानी जो उस्ताद मंसूर है इसको नादिर उल अस्त्र और अबुल हसन को नादिर उज जमा, ठीक है, इन दोनों को जो है नादिर उल अस्त्र और अबुल हसन को नादिर उज जमा उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पंछी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी। 18 नंबर है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो सही जवाब है जहांगीर के समय में, यानी ए ऑप्शन। जहांगीर के नेतृत्व में जो मुगल चित्रकला था वो अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंच गई थी। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? आपको मालूम है सही जवाब होगा अबुल हसन को। 20 नंबर है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई? जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई थी? आपको मालूम है सही जवाब होगा मंसूर को, डी ऑप्शन। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? बताइए, जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। 22 नंबर है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो सही जवाब है जहांगीर ने। देखिए, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक ए जहांगीरी रखा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग ग्रंथ की प्रस्तावना है, जो जहांगीर के मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी के द्वारा लिखी गई थी और इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है। दूसरा भाग ग्रंथ का मूल भाग है, जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी। ग्रंथ के तीसरे भाग की रचना भी मोहम्मद हादी ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा
तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी थी, तो याद रखिएगा। 23 नंबर है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने, बी ऑप्शन। देखिए 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर का राजाभिषेक हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को जो है उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए सही जवाब होगा खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। इन तीनों ने जो है जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद ही विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाले मुगल सेना ने दमन किया और 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। 25 नंबर है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो आपको मालूम है यह जहांगीर का पुत्र था। देखिए खुसरो जो है जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। इसने अपने मामा मानसिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की सह पर जो है अप्रैल 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर के द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरववाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो के द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम यानी शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। 26 नंबर है, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया और इस गुट के जो प्रमुख सदस्य थे याद रखिएगा, एतमाउद्दौला या मिर्जा गियास बेग जो नूरजहां का पिता था, असमत बेगम जो नूरजहां की मां थी, आसफ खां ये नूरजहां का भाई था और शहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहां मतलब कि बना। तो जहांगीर जो है इस गुट का सदस्य नहीं था। 27 नंबर है, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने, सी ऑप्शन, ठीक है, अपने पिता की याद में बनवाया था। देखिए एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। जो मुख्य मकबरा है श्वेत संगमरमर का है। 28 नंबर है, देखिए पर्चिनकारी जिसे पित्रादुरा भी कहते हैं, पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना पित्रादुरा कहलाता है, याद रखिएगा। देखिए पच्चीकारी या पर्चिनकारी या पित्रादुरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। भारत में पित्रादुरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाउद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। 29 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है, बताना है कि इसका सही संबंध किसके साथ होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसका सही जवाब है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। बाबर का जो स्मारक है यानी बाबर का जो संबंध है, संभल यानी जामा मस्जिद, हुमायूं का दीनपनाह,
अकबर का जहांगीरी महल और जहांगीर का अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए संभल की जामा मस्जिद का बाबर के द्वारा, संभल की जो जामा मस्जिद है बाबर के द्वारा, और दिल्ली स्थित दीन पनाह का हुमायूं के द्वारा, और आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल अकबर के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जबकि जहांगीर ने सिकंदरा यानी आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। प्रश्न संख्या 30 है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहां स्थित है? गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में, ए ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव के द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेल काल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा का संबंध अजमेर से दिया गया है, जो कि सही नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इन्हें गियासपुर यानी दिल्ली में दफनाया गया। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और हसन अहमद देहलवी प्रमुख थे। अन्य तीनों युग्म सुमेलित है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग शाहजहां के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, जिस सब्जेक्ट का चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।